नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके सामने विथ अनदर क्लास ऑन आरआरबी ऑफिसर स्केल्स एग्ज़ाम। आपको पता है कि आरआरबी ऑफिसर स्केल का नोटिफिकेशन निकल गया है, तो इसी सिलसिले में हम लोग आज एक सेशन कर रहे हैं ऑन न्यूमेरिकल एबिलिटी, राइट। तो ये आरआरबी का एग्ज़ाम बहुत वेट करने के बाद स्टूडेंट्स में एंटिसिपेशन था कि होगा कि नहीं होगा, बट यस, निकल गया फाइनली नोटिफिकेशन और शुरू भी हो गई है। उसकी फॉर्म भरने की तारीख 2 जुलाई से शुरू हो गई है। सो आई होप आप लोगों ने आप भर रहे होंगे। और जो हम लोग आज करने वाले हैं इसमें, दिस इज़ अ पेपर ऑन न्यूमेरिकल एबिलिटी। जो हम लोगों ने 2019 का जो पेपर आया था उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, राइट। आपको ये भी पता होगा उसका पेपर पैटर्न क्या है, राइट, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बट हमने एक मेमोरी बेस्ड पेपर लिया है बेस्ड ऑन फीडबैक कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स, राइट, और उससे हमने एक पेपर बनाया है, राइट। तो जहाँ तक बात है एग्ज़ाम डेट की, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट इस साल जो होगा वो सितंबर अक्टूबर में होगा, और उन्होंने डेट अभी तक दिया नहीं है, विच मीन्स अभी भी डाइसी है। बट पॉजिटिविटी का ही नाम है, ज़िंदगी पॉजिटिविटी का ही नाम है, सो डोंट वरी। और ये कोविड वेट के बारे में ज़्यादा मत सोचो। एग्ज़ाम का डेट निकला है तो एग्ज़ाम तो होना ही होना है, राइट। तो उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्लियर। तो जहाँ तक चैनल की बात है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल द लॉजिकलिस्ट एंड यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ओवर देयर कोहेरेंटली। बहुत ही सही तरीके से हम लोग इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आज मैंने क्लास कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम रीज़न। हम लोग कुछ और अपग्रेडेशन इसमें कर रहे हैं, कुछ और क्लासेस हम ऐड कर रहे हैं इसमें। सो कीप लुकिंग एट दिस लॉजिकलिस्ट स्पेस। इनफैक्ट 2 वीक्स के बाद मैं आज एक सेशन डाल रहा हूँ। सो बट बेटर लेट देन नेवर। एटलीस्ट क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है, क्लियर। तो जो मैं आपसे कहने वाला था कि आरआरबी पीओ का जो पेपर होता है वो प्रीलिम्स के बारे में जहाँ तक बात है, तो 2 सेक्शंस होते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस। टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो 80 क्वेश्चंस अगर होते हैं तो विच मीन्स टाइम होती है 45 मिनट्स, और मार्किंग पैटर्न जो होता है वो +1 एंड -1/4 होता है, क्लियर। जहाँ तक लास्ट ईयर के कट ऑफ की बात है, और इसका जो मेंस पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, राइट। और चूंकि आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक से मतलब रहता है इसको, तो विच मीन्स हर स्टेट का अपना अपना कट ऑफ होता है। तो जहाँ तक लास्ट ईयर के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, तो पीओ प्रीलिम्स में लास्ट ईयर में द कट ऑफ रेंज फ्रॉम 41 to 64, डिपेंड्स ऑन स्टेट्स में लिखा हुआ है। सबसे कम में 41, सबसे ज़्यादा में 64, से इसी बीच में रेंज थी, ये जनरल कट ऑफ थी। ऐसे ही पीओ मेंस की कट ऑफ जो थी 54 से लेकर 102 के बीच में थी, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी थी बिटवीन स्टेट्स। कुछ स्टेट्स में कट ऑफ 54 तक चली गई थी, कुछ स्टेट्स में कट ऑफ 102 तक चली गई थी, राइट। अब जिस मुद्दे पे हम आज शुरू कर रहे हैं, जो हमारी बात है वो है, हम सेक्शन वाइज लेंगे। आज मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी करा रहा हूँ, कुछ दिन बाद मैं आपको रीजनिंग एबिलिटी का स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे करें। अब जब 80 क्वेश्चंस ही है, 45 मिनट्स ही है, विच मीन्स टाइम बहुत कम और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, और आप देख रहे हैं 41 से 64 के बीच में कट ऑफ। अगर आप 64 वाले स्टेट में हैं तो फिर प्रॉब्लम है, और 41 होते हुए भी आप ये रिलैक्स कर जाए वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज चेंज हो सकती है हर बार। तो हम किस स्ट्रैटेजी से पेपर सॉल्व करें ताकि हमारा मैक्सिमम आउटपुट हो। तो इसको करने के लिए, इसको समझने के लिए आपको 2-3 बातों का, पहली बात तो ये है कि फंडामेंटल्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, हमेशा ऑप्शंस पे देखते रहना चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टन हो जाए। अगर ऑप्शंस, कई बार क्या होता है क्वेश्चंस भी इलॉजिकल ऑप्शंस भी होते हैं, वो ऑप्शंस को अगर आप ध्यान में रखेंगे देन इट विल बी वेरी ईजी टू क्लियर दी पेपर, ओके। तो ये सब बातों को ध्यान में रखूँगा जब मैं पेपर करूँगा। मेरा आपसे सजेशन ये होगा, जब मैं क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, चूँकि 40 क्वेश्चंस नहीं है 30 क्वेश्चंस हैं, तो जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चंस, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप हर क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है वो आप ज़रूर रिकॉर्ड करें, राइट। आइडियली अगर 45 मिनट्स का पेपर है तो आधा टाइम लगाएं, तो 20 मिनट अगर क्वांट में दे तो 25 मिनट रीजनिंग में। अगर आपका रीजनिंग वीक पॉइंट है, तो अगर आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है और क्वांट वीक है, तो फिर मैथ्स में आपको 25 मिनट्स देने चाहिए। तो 30 क्वेश्चंस में ऑन एवरेज 20 मिनट्स के आसपास होनी चाहिए, राइट। लेकिन मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, किस सोच के साथ मैंने इस क्वेश्चन को मार्क किया है, क्यों मार्क किया, ये सभी मैं आपको बताता रहूँगा। तो इसलिए थोड़ी टाइम ज़्यादा लग सकती है, ओके। तो लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि हर क्वेश्चन में आप एक देखते चलें कि
क्या शॉर्टकट से मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या शॉर्टकट लगा रहा हूँ, क्या मैं स्ट्रैटेजी लगा रहा हूँ कि मेरा टाइम थोड़ा कम हो रहा है। ओके, सो अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, और यही डिस्ट्रीब्यूशन आती है रफली, जो आप कहें तो यही डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी, इसमें कोई इतनी सी भी ज़्यादा चेंज नहीं होगी, 90% यही रहेगा। ओके, तो अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो नंबर सीरीज़ के होंगे 5 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन के होंगे 5 सवाल। ओके, DI के अगर 2 से 3 सेट होंगे, मैं 2 से 3 सेट इसीलिए लिख रहा हूँ कि अगर 2 सेट होते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा रहती है, अगर 3 सेट रहती है तो वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी कम रहती है। डेटा सफिशिएंसी के 5 रहती है, और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के 5 रहती है। ओके, सो ये हमारा रफली डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट? तो अगर 3 सेट रहा तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 5 या 6 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे अगर 13 क्वेश्चन है तो यहाँ पे 8, कुल मिला के इन दोनों मिला के 20 क्वेश्चन होगी। DI और वर्ड प्रॉब्लम मिला के 20 क्वेश्चन, और बाकी जो 20 होंगे इनमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, राइट? तो अब हम शुरुआत करते हैं विद द क्लास, विद द एक्चुअल पेपर जो हम लोगों ने हमारे हाथ आया था फ्रॉम द स्टूडेंट्स पार्ट पर्सपेक्टिव, राइट? तो लेट्स स्टार्ट द पेपर, इट्स टाइम टू स्टार्ट करने से पहले मेरा एक बार फिर से सजेशन, पेन पेपर हाथ में रखें, हर क्वेश्चन को देखें, और आपको कितना टाइम लग रहा है वो देखें, और हर क्वेश्चन पर एक बार पॉज ज़रूर कर लें। जब मेरा सॉल्यूशन हो जाए तो पॉज कर लें, फिर देखें कि आपने क्या गलतियाँ की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो इससे लर्निंग होगी, वरना सेशन अगर मैं इसके बाद और 50 सेशन कराऊंगा न्यूमेरिकल एबिलिटी का, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल आप हर सेशन से कुछ ना कुछ सीख लेके नहीं जाएंगे। तो राइट, क्वेश्चन सॉल्व करना ही मेन इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आपसे बहुत सारे फैकल्टीज 200 सेट करवा देते हैं, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक कि आपको ये स्ट्रैटेजी ने बताए कि किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या मैंने सोचा था जिससे मेरा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो गया। क्लियर? तो हम चलते हैं अपने एक एक क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Out of 6 women and 5 men, a committee of 3 members is to be formed in such a way that at least one member is a woman. ठीक है, at least one member is a woman. In how many different ways can it be done? तो क्या तरीका होना चाहिए? सबसे पहले कम से कम एक मेंबर वुमेन होनी चाहिए, कम से कम एक फीमेल मेंबर होनी चाहिए। तो आपको इसमें करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि पहले आप सारे कमिटीज़ बना लो 3 मेंबर की। तो कितने सारे कमिटीज़ होंगे? 11, 6 और 5 11 में से 3 चुने, यानी कि 11C3। और ऐसे कितने कमिटीज़ होंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ मेन होंगे? 5 में से 3 चुनो, 5C3। अगर इन कमिटीज़ को टोटल में से माइनस कर देंगे तो बचेंगे वो कमिटीज़ जिनमें कम से कम एक वुमेन तो होगा ही होगा, यानी कि आंसर होगा 11C3 माइनस 5C3। आप इस तरह से ना करें कि एक मेंबर वुमेन 2 मेन, दूसरा केस होगा 2 वुमेन 1 मेन, तीसरा केस होगा 3 वुमेन 0 मेन, और इस तरह से करेंगे तो इट विल टेक अ टाइम। उससे भी आंसर वही होगा जी, ये आंसर होगा, लेकिन ये आप एक फटाक से आपका हो जाता है। तो 11C3 माइनस 5C3 कितना होता है? 11 × 10 × 9/3 × 2 × 1 माइनस 5C3 होता है 5C2 5 × 4/2 × 1। तो अगर मैं करूँ यहाँ पे तो इट कम्स टू बी 15 × 11 is 165, में से 10 गया 155, तो आंसर हो गया 155। क्लियर? अगले सवाल की ओर चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज कर ले सवाल करने के बाद कि आपने क्या किया था, और लर्निंग ले ले कि मैंने क्या किया यहाँ पे। ओके, In how many ways can the letters of the word inaction be arranged in such a way that the vowels always occur together? तो inaction को अरेंज करना है कुछ इस तरह से कि vowels सारे एक साथ आएंगे। तो vowels क्या क्या है? A, I, O, और उसके वाला लेटर्स क्या क्या है? N, C, T, M। तो इन सब लेटर्स को हमें अरेंज करना है। तो अगर vowels एक साथ आएंगे तो इनको एक मान लेते हैं। तो आपके पास कितने लेटर हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 में से 2 एक जैसे हैं, 2 n है, तो यानी कि कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 5/2 होंगे। और ये आपस में अरेंज होंगे। ये अगर एक साथ है तो IA IO भी हो सकता है, AIOI भी कुछ भी हो सकता है।
तो ये आपस में अरेंज करने के कितने तरीके हैं, ये होंगे आपके फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा बिकॉज इनका होना इनके होने के इंडिपेंडेंट है, और दो इंडिपेंडेंट घटनाओं को करने के तरीके कितने होते हैं, m इंटू एन, ये आपने पढ़ा होगा, राइट। तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, तो 5 बाई फैक्टोरियल 2 यानी कि कितना हो, ये हो गया आपका 60, और ये हो गया 24 बाई 2 यानी कि 12 इंटू 60 कितना हुआ, इट विल बी 720। आंसर हुआ 720। क्लियर। तो इस तरीके से हम करेंगे। 3 girls and 4 boys are to be seated in a row in such a way that the girls do not sit together. In how many different ways can it be done? यानी कि 4 बॉयज को और 3 लड़कियों को अरेंज करना है, तो यहाँ पे बॉयज हो गए, और 3 लड़कियों को अरेंज करना है कि सच दैट लड़कियाँ कभी भी एक साथ ना हो। तो अगर मैंने 4 बॉय को अरेंज किया तो कितनी जगह बनी, 1 2 3 4 और 5, इन्हीं 5 जगहों पे लड़कियां बैठेंगी। तो 5 पे 3 लड़कियों को बैठाना है तो कितने तरीके से बैठाएंगे, 5p3 वे से। जब मैंने इन लड़कियों को बैठा दिया, अब लड़के कहीं पे भी बैठ सकते हैं, 4 बॉयज है तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके, फैक्टोरियल 4 वेज है, विच मीन्स द टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, ये होगा आपका 5p3 इंटू फैक्टोरियल 4। तो 5p3 कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 24, तो ये 23 × 60 इंटू 24 इज 1440। आंसर इज 1440। सो कुल तरीका कितना होगा, 1440। अगले सवाल की ओर चलते हैं। A car covers a certain distance at a speed of 100 km/h in 6 hours. If the car was to cover the same distance in approximately 8 hours, at what speed should the car travel? यानी कि पहले टाइम लगता था 6 घंटा, अब लग रहा है 8 घंटे। तो 6 घंटे से 8 घंटे यानी कि टाइम अगर पहले t लगता था तो अब टाइम कितना लगेगा, इट विल बी 8/60 यानी कि 4/3t। और डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है बिकॉज ये लिख रहे हैं सेम डिस्टेंस। तो अगर टाइम अगर t का 4/3t हो गया है तो विच मीन्स मैं कह सकता हूँ स्पीड जो होगा वो इसका उल्टा प्रोपोर्शन में होगा, बिकॉज हमें पता है कि स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, विच मीन्स इट विल बी, अगर t 4/3t हो गया है तो ये प्रोपोर्शनल फैक्टर 4/3 है, तो जो स्पीड पहले वाली थी अब स्पीड जो होगी वो 3/4s हो जाएगी, सीधी बात है। तो 3/4s अगर हो गया यानी कि पहले स्पीड थी 100, अब कितनी हो जाएगी, अब होगी 3/4 इंटू 100। 3/4 इंटू 100 कितना हो गया, ये हो गया, इट इज 25 इंटू 3 इज 75 km/h। खत्म कहानी, कुछ नहीं है, राइट। तो आप यहाँ पे अलग अलग दो बार डिस्टेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। शॉर्टकट सब देखते रहो, थोड़ी टेक्निक सब देखते जहाँ पे आपका टाइम थोड़ा बच सकता है, और तभी वो टाइम जितना बचता है उससे आप उतना एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्लियर और नॉट। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द नंबर्स 3, 5, 6, 9, 7, 8 be arranged using each digit only once in each arrangement such that the digits 6 and 5 are at the extreme ends in each arrangement. 3, 5, 6, 9, 7, 8 को मैं किस तरह से अरेंज करूं कि 6 और 5 हमेशा एक्सट्रीम एंड पे आए, एक कोने कोने पे रहे और बाकी कहीं पे कुछ भी रहे। तो अगर मुझे 6 और 5 को अरेंज करना है तो 6 और 5 को मैंने अरेंज कर लिया ऐसे, और बाकी बीच में 3, 9, 7, 8 कोई भी आ सकता है। तो पहले 3, 9, 7, 8 को अगर मैं इन 4 प्लेसेस पे बैठा हूँ तो कितने तरीके से बैठाऊंगा, फैक्टोरियल 4 वे से बैठाऊंगा। तो एक अरेंजमेंट यहाँ पे होगा जब 6 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, और एक्सट्रीम एंड के लिए यहाँ पे भी 5 हो सकता है, यहाँ पे भी 6 हो सकता है एक्सट्रीम एंड में। यानी कि हर एक वेज जो है फैक्टोरियल 4 वेज में से हर एक वे के लिए 2 नए तरीके और आएंगे। तो यानी कि आंसर होगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, यानी कि 24 इंटू 2 यानी कि 48 वेज। सो उत्तर हो गया 48 वेज। पॉज कर ले एक बार वीडियो को, उसके बाद ही आगे बढ़े। ओके, अगले सवाल की ओर चलते हैं।
A basket contains 5 red, 6 green and 4 blue balls. If 3 balls are picked at random, what is the probability that all 4 of them are either red or any 2 of the 3 are green? तो 5 रेड, 6 ग्रीन और 4 ब्लू बॉल हैं. 3 बॉल को अगर मैंने पिक किया रैंडमली तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी क्या चांस होगी कि वो 3 बॉल या तो सारे के सारे रेड होंगे या 3 में से कोई भी 2 जो होगा वो ग्रीन होगा, और एक कुछ भी हो सकता है, एक रेड भी हो सकता है, एक ब्लू भी हो सकता है, लेकिन 2 ज़रूर ग्रीन होंगे. तो हमको 2 केसेस हैं निकालने हैं, बिकॉज आइदर वाली बात कर रहे हैं. तो पहला केस क्या होगा, या तो 3 रेड होंगे, और दूसरा केस क्या होगा, 2 ग्रीन होगा और 1 जो होगा वो या तो रेड होगा या ब्लू होगा. और प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस, फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस. ओके, सो अगर मैं फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस करूं तो टोटल केसेस कितना हो रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस. टोटल केसेस होगा, इट इज 5 + 6 11, 11 + 4 15. तो टोटल केसेस कितना होगा, 3 बॉल चुनने के कितने तरीके, 15 से 3 वेज. और फेवरेबल केसेस या तो तीनों रेड होंगे, तो तीनों रेड अगर होते हैं तो तीनों रेड क्या होगा, ये मैं 5 में से 3 चुनूंगा, तो पहला केस होगा 5C3. और दूसरा केस होगा 2 ग्रीन होंगे, तो 6 में से 2 चुना, 6C2. और बाकी जो एक बॉल है वो रेड या ब्लू कोई भी हो सकता है, तो रेड और ब्लू टोटल कितने बॉल्स हैं, 9 बॉल्स हैं. तो 9 बॉल में से कोई एक बॉल चुनो, कितने तरीके से चुनोगे आप, 9C1 वेज से. तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वही हमारा फेवरेबल केसेस होगा. तो अगर 15C3 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 15 × 14 × 13 बाई 3 × 2 × 1, 3 5 2 7, so it comes out with 35 × 13. 35 × 13 कितना होता है, 455 होता है. ओके, एंड 5C3 अगर मैं देखूं, 5C3 कितना होता है, 5C3 5C2 के बराबर होता है, यानी कि 10 होता है. और 6C2 यानी कि 6 × 5 बाई 2 × 1, यानी कि 15 × 9, दिस इज 135. तो कुल केसेस कितने हो गए, फेवरेबल केसेस हो गए आपके 145. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 145 बाई 455. सो इट इज 5 से काटूँ 29/91 हमारा प्रोबेबिलिटी है, तो आंसर होगी 29/91. क्लियर हो नॉट. सो 29/91 हमारी प्रोबेबिलिटी होगी. अगले सवाल की ओर चलते हैं. अ बॉक्स कंटेन्स 4 black balls, 3 red balls and 5 green balls. 2 balls are drawn from the box at random. What is the probability that both the balls are of different color? तो 2 बॉल रैंडम, तो ये हमारा डेफिनेशन क्या था प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस. तो टोटल केसेस कितने होंगे, टोटल केसेस होंगे 2 चुन रहा हूँ, कितनों में से 4 3 7 और 5 12. तो टोटल केसेस होगा 12C2, यानी कि 12 × 11 बाई 2 × 1, यानी कि 6 × 11, यानी कि 66 केसेस. और फेवरेबल केसेस, बोथ द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, यानी कि एक ब्लैक एक रेड हो सकता है, एक रेड एक ग्रीन हो सकता है, और एक ब्लैक एक ग्रीन हो सकता है. तो एक बॉल ही चुननी है अगर, तो इसका मतलब सबका जो C1 होगा, जैसे 4C1 तो 4 ही होता है. तो बेसिकली आपको फेवरेबल केसेस क्या होगा, एक केस होगा 4 × 3, एक केस होगा 3 × 5 और एक केस होगा 4 × 5. यही हमारा फेवरेबल केसेस हो गए. क्लियर. सो फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस, तो टोटल केसेस कितने हैं, 66 हैं. तो ये हो गया 12, ये हो गया 15 27 एंड 20, यानी कि 47/66 इज दी प्रोबेबिलिटी. राइट. सो आंसर इज 47/66. अगले सवाल की ओर चलते हैं. Y is 6 years older than X. तो जैसा जैसा आ रहा है वैसा हम लिखते चले, हम वेट नहीं करें कि इस सवाल के अंत में जाएंगे. तो Y जो है वो 6 years older than X, so X + 6 है.
y is age 9 years hence, यानी कि y plus 9 and z's present age z is equal to 9/8. y का एज 9 साल के बाद और z की अभी की एज, प्रेजेंट एज का रेशियो, अनुपात जो है वो 9:8 का है. एट प्रेजेंट z's एज इज ट्वाइस ऑफ x एज. अभी z की एज जो है वो x की दुगनी है. तो बताइए y की एज क्या होगी आफ्टर 7 years. यही पूछ रहे हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. क्लियर? तो हम क्या करें, हमें क्या नहीं, हमें y निकालना है. तो y प्लस 9/z इज इक्वल टू 9/8 होता है. तो z कितना होता है, 2x होता है. और x के बदले में क्या लिख सकता हूँ, y माइनस 6 लिख सकता हूँ. यानी कि y प्लस 9/z के बदले में 2 इंटू वाई माइनस 6 लिख दूँ. दैट इज इक्वल टू 9/8. ये कट गया, ये 4 हो गया. यानी कि 4y प्लस 36 इज इक्वल टू 9y माइनस 54. तो 5y इज इक्वल टू 90. तो y की वैल्यू कितनी होगी, 18. तो y की प्रेजेंट एज 18. तो 7 साल एज बाद एज क्या होगी, 18 प्लस 7 कितना हो गया, 18 प्लस 7 होता है 25. तो आंसर होगा 25 साल. क्लियर? तो आंसर हो गया 25 साल. ओके, पॉज कर ले एक बार वीडियो को कि किस तरह से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक बार जरूर देख ले. ओके, राइट. अगले सवाल की ओर चलते हैं. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस बाय 200. तो यानी कि कॉस्ट प्राइस पहले x थी, अब हो गई x प्लस 200. द सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस बाय 10%. यानी कि y जो था वो कितना हो गया, 1.1y हो गया. द न्यू प्रॉफिट डिक्रीजेस फ्रॉम 20% टू 10%. तो पहले 20% थी, यानी कि y जो था वो इसका 20% ज़्यादा था. यानी कि y जो थी वो 1.2x थी. और अब कितनी हो गई, टू 10%. यानी कि 1.1y जो है वो इसमें 10% जोड़ दो, जो भी वैल्यू होगी वही होगी. यानी कि 1.1 इंटू एक्स प्लस 200. ओके, तो अगर मैं इसको काट देता हूँ तो y इक्वल टू एक्स प्लस 200 बनता है. तो x प्लस 200 इज इक्वल टू 1.2x. हमें क्या निकालना है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कि हमें x निकालना है. तो x प्लस 200 जो 1.2x के बराबर है, तो 0.2x जो है वो 200 के बराबर है. 2x जो है वो 2000 के बराबर है. तो x जो होगी वो 1000 के बराबर होगी. क्लियर? तो विच मीन्स द कॉस्ट प्राइस इज 1000 रुपीज़. तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर. तो एक बार आप वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद ही आगे बढ़े. क्लियर? अगले सवाल की ओर चलते हैं. अतुल स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹112,000. तो जब भी आप इस तरह के पार्टनरशिप और लंबे लंबे नंबर्स आए और जब देखो कि 3 जीरोज आ रही हैं, तो आप आराम से इन 3 जीरो को काट दो. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये चाहे 1,12,00,000 हो और 96 लाख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज जीरो सेम है. तो मैं कह सकता हूँ कि अतुल ने बिजनेस में लगाए 112 रुपये और मानसी ने लगाए 96 रुपीज़. अतुल ने साल के शुरू में लगाया, मानसी ने 5 महीने के बाद लगाए. और साल के अंत में जो प्रॉफिट होती है उसमें मानसी को मिलते हैं 6,500 रुपये प्रॉफिट. तो बताइए कुल प्रॉफिट कितनी होती है, कुल प्रॉफिट कितनी हो रही है. तो अतुल ने लगाया 112 रुपये. अतुल का कैपिटल 12 महीने तक चला और मानसी का कैपिटल, चूंकि मानसी ने 5 महीने बाद लगाए हैं, तो मानसी का कैपिटल सिर्फ 7 महीने तक चला. तो यही इनकी प्रॉफिट की रेशियो होगी. ये कितना होता है ये हम कैलकुलेट करें. 12 8 ज़ा 7 16 ज़ा 8 2 ज़ा, यानी कि 2:1 का रेशियो. तो अतुल और मानसी के प्रॉफिट की रेशियो कितनी है, 2:1. क्लियर? तो मानसी के हिस्से आए हैं 6,500 रुपये, यानी कि एक हिस्से की वैल्यू है 6,500 रुपये. तो 3 हिस्से की वैल्यू कितनी होगी, 6,500 इंटू 3, यानी कि 19,500 रुपये. तो आंसर होगा 19,500 रुपये. क्लियर और नॉट? तो 19,500 रुपये आपकी प्रॉफिट होगी. ओके, अब कुछ सवाल हम करते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम के बाहर है. जैसे कि मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो है
नेक्स्ट टर्म वाली। अब इसको करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ये देखना पड़ता है कि टर्म किस तरह से किस ट्रेंड में जा रही है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको बताना है कि अगला टर्म क्या होगा। अब देखो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, यानी कि प्लस का ही एक कुछ ना कुछ चक्कर होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस माइनस में और यहाँ पे डिफरेंस अब आगे बढ़ रही है। तो हम कैसे करें, हम कहेंगे 21 जो आता है वो उसमें 11 कैसे आ रहा है, बस वही हमें देखना है, उसके बाद तो हो जाएगा। सिर्फ 2 का चक्कर है, 3 टर्म का चक्कर, उसमें 2 रिलेशन बनाने हैं। 2 में बात बन गई तो आगे वो बनी जाएगी। तो अगर मैं इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करूँ और 0.5 ऐड करूँ तो 11 बनता है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड करो तो 12 बनता है। इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो और 1.5 ऐड करो तो 19.5 बनता है। 19.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 ऐड करूँ तो कितना हो गया, 41 बनता है। 41 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूँ और 2.5 ऐड करूँ तो कितना बनेगा, 41 इंटू 2.5 प्लस 2.5, यही हमारा आंसर होगा। इसको मैं सॉल्व करूँगा, कितना होगा, ये होगा आपका 41 इंटू 2.5 हो गया आपका 102.5 प्लस 2.5 यानी कि बना आपका 105 आंसर। तो आंसर हो गया 105। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ट्रेंड देखना है। एक बार ट्रेंड आप पकड़ में आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। 17, 33, 97, 3 अब देखो यहाँ पे जंप जो है बहुत ज़्यादा है, 17 के बाद 33, 16 का, फिर इतना का, फिर बहुत ज़्यादा का, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का चक्कर है, ये बात तो तय है। तो अब देखो मेरा जो दिमाग खुलेगा वो 33 को 97 से देखने को लगेगा, क्योंकि 33 का 3 गुना जो होता है वो 99 होता है। तो 33 से 97 कैसे पहुँचा, इंटू 3 माइनस 2। तो अब देखते हैं, अब यहाँ पे इंटू 3 माइनस 2 है और एक पीछे है, तो क्या इंटू 2 माइनस 1 हो रहा है, देखते हैं। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस करेंगे और 33 हो गया, यानी कि अब मेरा सवाल हो गया। तो अगला सवाल हो गया इंटू 4 माइनस 3, फिर हो गया ये हो गया आपका 385। अगला टर्म हो गया इंटू 5 माइनस 4, यानी कि ये हो गया 1921। तो ऑप्शन हो गया 1921। क्लियर। तो जहाँ जहाँ जंप आप देखते रहो कि किस तरह की जंप हो रही है। कई बार क्या होता है कि अगले टर्म का पिछले टर्म से रिलेशन होता है कि प्लस में है, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रही है, ये आपको पता रहता है। कई बार कुछ और तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अगला वाला सवाल, इसके बाद वाला सवाल, ये वाला सवाल, ये देखो क्या है। कई में इसमें देखो जंप जो वो अजीब का जंप है, 2 का जंप है, फिर 11 का जंप है, फिर 29 का जंप है। जंप तो हो रही है लेकिन एराटिक जंप हो रही है और मल्टीप्लिकेशन वाली बात भी नहीं जम रही है। तो हम देखते हैं कि 8 का 10 कैसे बनता है, इसमें 2 ऐड करते हैं तो बनता है। 10 का 21 कैसे बनता है, 11 ऐड करते तो बनता है। 21 का 50 कैसे बनता है, 29 ऐड करते तो बनता है। 50 का 106 कैसे बनता है, 56 ऐड करते तो बनता है। ये 9 हो गया, ये 18 हो गया, ये 27 हो गया। यहाँ पे मैं 36 और ऐड करूँगा, यानी कि 106 में 56 और 36 अगर ऐड करूँ तो कितना होगा, (92) ऐड करूँगा तो 196 में 92 कितना हो गया, इट इज़ 198 का आंसर हो गया बी ऑप्शन। क्लियर। सो आंसर हो गया 198। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 6, 15, 35, 77, 143। अब देखो यहाँ पे कुछ अजीब सी बातें हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 9 का एडिशन है, फिर 21 का एडिशन है, 20 का एडिशन है, फिर 42 का एडिशन है, फिर 143, फिर कुछ और का एडिशन, यानी कि एडिशन जो एराटिक है। ठीक है, कुछ भी बात यहाँ पे 9 एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे 20 एडिशन कर रहे हैं, कोई बात नहीं जम रही है। लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर है, वो है 2 इंटू 3, ये होता है 6, ये होता है 3 इंटू 5, ये होता है 5 इंटू 7, अगला है फिर 7 इंटू 11, फिर 11 इंटू 30। तो ये देखो, ये सब सारे के सारे प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और इसका अगला वाला इसका फर्स्ट टर्म बन जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अगला टर्म होगा वो होगा 13 इंटू 17। व्हाट इज 13 इंटू 17? 221। तो आंसर हो गया 221। क्लियर।
आंसर हो गया 221। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब देखो कभी कभी क्या होता है, डेटा सफिशिएंसी वाले सवाल जब आते हैं तो डेटा सफिशिएंसी में आपको क्या करना है, पहली बात यहाँ पे सवाल सॉल्व नहीं करना है। अगर आपने सवाल सॉल्व किया तो आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। आपको सिर्फ ऑप्शन अच्छी तरह से समझना है। अगर आपने ऑप्शन समझ गए तो इट विल बी वेरी वेरी इजी। विच मीन्स जैसे पहला ऑप्शन है कि सवाल का जवाब, एक सवाल रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद 2 स्टेटमेंट रहेंगे और उसी से आपको जवाब देना पड़ेगा कि किससे क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। क्वेश्चन का आंसर किससे निकलेगा ये जानना ज़रूरी है, क्वेश्चन का आंसर क्या होता है ये जानना ज़रूरी नहीं है, राइट। तो ऑप्शंस को पहले समझना है। तो ए ऑप्शन मतलब हो गया कि पहले स्टेटमेंट्स निकल रही है, बी ऑप्शन हो गया दूसरे स्टेटमेंट्स निकल रही है, सी ऑप्शन हो गया दोनों से निकल रही है, इंडिपेंडेंटली निकल रही है, डी ऑप्शन हो गया दोनों मिला के भी नहीं निकल रही है, और ई ऑप्शन हो गया दोनों को मिला दो तो निकल रही है। तो इसको आपको थोड़ा दिमाग में फिट इन करना है। जितना जल्दी आप फिट इन करोगे, कि नहीं तो आप फंस जाओगे, नहीं तो आप सवाल करते रहोगे, फिर आप बार बार देखोगे कि कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन मार्क करना है। तो फिट इन कर लो कि ए मतलब पहला, बी मतलब दूसरा, सी मतलब आइदर से, डी मतलब नहीं होगा और ई मतलब मिला के होगा। इस तरह से अगर ऑप्शन अगर फिट इन करोगे जल्दी से तो आपका सवाल भी हो जाएगा। क्लियर। अब देखो ये सवाल देखो, अब हमें पता लगे, मैंने एक बार देखा है, अब हमें याद रहना चाहिए। ए मतलब पहला, बी दूसरा, सी आइदर, डी मिला के, भी नहीं, और ई मतलब मिला के। क्या निकालना है इसमें, ट्रेन जो है वो ट्रेन बी को अपोजिट डायरेक्शन में 15 सेकंड में क्रॉस करती है। बताइए ट्रेन बी की लेंथ क्या है। तो हमें अपोजिट डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एल ए प्लस एल बी अपॉन वी ए प्लस वी बी। इसकी वैल्यू कितनी है, 15 सेकंड है। आपको एल बी की वैल्यू निकालनी है और ये दिया हुआ है, और एल ए और एल बी का सम जो है वो 300 है। तो पहले से तो नहीं निकल रही है। क्लियर। ट्रेन ए इज स्लोअर देन ट्रेन बी, तो वी ए जो है वो वी बी से कम फास्ट है। इससे भी कोई बात नहीं बन रही, कोई वी ए वी बी से कम फास्ट है तो भी हम कह नहीं सकते कि कितनी फास्ट हो सकती है। क्लियर और नॉट। तो विच मीन्स द आंसर फॉर दिस इज, निकलेगा नहीं आंसर, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। Clear or not? So it will be option number D. अगले सवाल की ओर चलते हैं। What was the total compound interest on a sum after 3 years? 3 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। 1 साल के बाद, पहले ऑप्शन में 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट है वो है 200 रुपये ऑन ए सम ऑफ 2000। तो पहले साल के बाद जो इंटरेस्ट है वो चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कंपाउंड हो, बात तो कोई उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं कह सकता हूँ 2000 पे 200 का इंटरेस्ट है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा निकल जाएगा 10% का। अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दिया हुआ है, पी दिया हुआ है और टी 3 साल है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी माइनस पी। तो ये तीनों चीज़ दिया होने के पहले से आंसर आ जाएगी, दूसरे से भी आ जाएगी, बिकॉज सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का जो डिफरेंस होता है वो वही होता है जो दूसरे साल पे जो इंटरेस्ट चढ़ता है प्रिंसिपल पे, अमाउंट पे। पहले साल का अमाउंट दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाता है। तो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, राइट, हमें एट द एंड ऑफ 2 years वॉज 20 दिया हुआ है। लेट्स सी, प्रिंसिपल अगर दिया हुआ है 2000 रुपीज़, एट द एंड ऑफ 2 years वॉज ₹20। तो विच मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रिंसिपल P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर 3 माइनस 2000 माइनस P इंटू, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, P यानी कि 2000 इंटू R इंटू 3 बाई 100, PRT बाई 100, इसकी वैल्यू कितनी है, 20 है। तो हमें सिर्फ एक इक्वेशन है और इससे हमारी आर निकल आएगी। आर जो ही निकल आए तो हमारा ये फॉर्मूला निकल आएगा, यानी कि दूसरे से भी आंसर निकल आएगी। तो दोनों से आंसर निकलेगी तो आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। ये हमारा डेटा सफिशिएंसी है क्वेश्चन। ओके,
अब हम करते हैं एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट, देखते हैं कि किस तरह से डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट हमें करना चाहिए। तो सेट्स करने से पहले डेटा को अच्छी तरह से समझें, और जब आपने एक बार समझ लिया डेटा को, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो अब तक मैंने जो भी सवाल कहे हैं उनको एक बार पॉज कर ले, उसके बाद आगे बढ़े। यहाँ तक आने से पहले एक बार पॉज ज़रूर कर ले कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्लियर? So number of students from school M and N securing different grades and from which color house, इसका लेखा जोखा है। यानी कि दो स्कूल है M और N, दिमाग में बैठा दे कि क्या बोल रहे हैं। दो स्कूल है M और N के कितने बच्चों को कौन कौन से ग्रेड मिले वो उसका है, और वो जिनको जो भी ग्रेड मिला है वो किस कलर हाउस से बिलोंग करते हैं। स्कूल्स में आपको पता ही होता है बहुत सारी हाउसेस होती है, ब्लैक हाउस, ग्रीन हाउस या नाम के साथ होती है। तो यहाँ पे हमने कलर के हिसाब से हाउसेस को लिया है। तो ये इसका डेटा है। बस समझ में आ गई, अब हम सवाल करेंगे। जब हमें समझ में आ गए अब हम थोड़ी पेस बढ़ाएंगे सवाल करने की। द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ वाइट हाउस इन बोथ स्कूल्स ऑफ विच ग्रेड इज मिनिमम। तो वाइट हाउस कौन से ग्रेड में मिनिमम है? तो ए में कितना है? ए में डिफरेंस कितना है? वाइट का 45 है। सी में बी में कितना है? बी में जल्दी से करते हैं 82 और 77 5 का है। सी में 82 और 77, और इस सी में कितना है? 82 86, सी में 4 का है। ओके, डी में 91 56 बहुत ज़्यादा है, करने की ज़रूरत नहीं। ई में 83 और 55 बहुत ज़्यादा है, 4 से तो कम नहीं है। 36 और 32 ये भी 4 है, नहीं 48 और 32 यानी कि 16 है, विच मीन्स ऑप्शन इज सी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन, सी ग्रेड वाले। क्लियर? सो आंसर इज सी। अगला सवाल देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सिल्वर हाउस सिक्योरिंग ग्रेड ई एंड डी इन स्कूल एन। सिल्वर हाउस ग्रेड ई एंड डी, सिल्वर हाउस ग्रेड ई एंड डी, ये हो गए 42 और 31। इनका सम जो है 42 + 31 73, वो स्कूल एम के ब्लू हाउस में कौन से ग्रेड के बराबर है? स्कूल एम की ब्लू हाउस में कौन सी ग्रेड? बी ग्रेड में 73 है, यानी कि बी ग्रेड के बराबर, यानी कि ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। जब आपने क्वेश्चन समझ लिया है तो करने में बहुत आसानी होगी। क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि ई और डी ग्रेड में जो बच्चे सिल्वर हाउस में एन स्कूल में बिलोंग करते हैं, वो स्कूल एम के ब्लू हाउस में कौन से ग्रेड के बच्चों के बराबर है, सम, ये आपको समझना है। सो द आंसर इज 42 + 31 73। कहाँ पे 73 आ रही है? यहाँ पे आ रही है, सीधी बात। क्लियर? सो आंसर इज 73, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ब्लू हाउस हैविंग सिक्योर्ड ग्रेड सी इन स्कूल एम, ग्रेड सी स्कूल एम, एंड ब्लू हाउस? सो ब्लू हाउस ग्रेड सी स्कूल एम यानी कि 77, एंड रेड हाउस इन ग्रेड एफ इन स्कूल एन यानी कि 68। 77 में से 68 का कितना हो गया? 9 हो गया, आंसर हो गया 9। जब आपने श्योर हो, आपने देख लिया है कि स्कूल एम में ग्रेड सी और ब्लू हाउस के बच्चे, स्कूल एन में रेड हाउस और ग्रेड एफ के बच्चों के डिफरेंस क्या है? तो 9 है, सीधी बात है। अगला सवाल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सिल्वर हाउस इन स्कूल एन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सिल्वर हाउस इन स्कूल एन यानी कि ये इनको ऐड करते हैं, स्कूल इनको ऐड करते हैं, कितना होता है? ये होता है 121 210, राइट, 252 283 and plus 19 is 312, is approximately what percentage of that in school M? स्कूल एम में सिल्वर वाले बच्चों की सम क्या है? 30 36 66 111 111 163 160 182 and 36 218। तो विच मीन्स 312 218 का कितना परसेंट है? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है, यानी कि 100 से तो ज़्यादा ही होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब 218 का आधा कितना होता है? 109 होता है। अगर यहाँ के 327 रहता तो मैं कह सकता था करीब के करीब 150% होती, लेकिन 9 कम है, यानी कि मैं कह सकता हूँ लगभग के लगभग मैं 147 के आसपास आंसर होगी, विच मीन्स
दिस इज द आंसर, रफली आंसर होगा 148%. सो आंसर इज 148% इज द आंसर. अगला सवाल देखते हैं. The number of students having secured A in school N, having secured A in school N, okay, ये कितना है? 90, 80, 170, 290, 330 और 64, 394. Is approximately what percentage of black house students in school M? ब्लैक वाले कितने बच्चे हैं स्कूल M में? ये. तो ये इसका कितना परसेंटेज देखते हैं. 140, 120, 210, 310, 390 एंड 35 is 425. So 39/42. 39/42 यानी कि कितना होगा? 13/14 करीब के करीब. अगर मैं इसको हटा दूँ तो इंटू 100 कितना होता है? करीब 49/40 एंड 92% के आसपास होगा. तो आंसर होगा डी ऑप्शन. बिना सोचे आप आगे बढ़ जाओ. आप कॉन्फिडेंट हो तो आप आगे बढ़ सकते हो. सिर्फ आपको सवाल देखना समझना है कि ग्रेड ए वाले बच्चे जो स्कूल एन में हैं, यानी कि ये ब्लैक वाले बच्चे जो स्कूल एम में हैं, इनका कितना परसेंटेज है. डिनोमिनेटर में ये होगा, न्यूमरेटर में ये वाला पार्ट होगा. क्लियर? ये हमारा सवाल है. क्लियर और नॉट? कभी कभी सवाल जो आते हैं वो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कर लेंगे. x ग्रेटर देन y है, x दो इक्वेशन होगा. आपको बताना है कि x y से बड़ा है कि बराबर है या मैक्सिमम बड़ा है, y x से बड़ा है या बराबर है, और x और बराबर है y है, या कोई रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश होगी. तो आपको इसमें थोड़ा सा ट्रिक ये होता है कि आपको थोड़ा सोचना है कि इक्वेशन में कितने पॉजिटिव रूट होंगे. अब देखो यहाँ पे अगर इस फॉर्मेट पर ये दोनों सवाल है. अब बताना है कि x y से बड़ा है या छोटा है. तो आपको पहले बताना है कि इसमें दोनों रूट जो होंगे पॉजिटिव होंगे. क्यों? क्योंकि एक ये देखो इसके पीछे प्लस साइन है, फिर है माइनस साइन और फिर है प्लस साइन. तो जितनी बार साइन चेंज हो रही है उतने पॉजिटिव रूट होंगे, यानी कि इसके दोनों रूट पॉजिटिव होंगे. तो अगर आपका दोनों रूट पॉजिटिव होंगे तो रूट्स क्या क्या होंगे? अब आपने 3 2 6 होता है, 6 × 1 7 होता है. तो यानी कि एक 6 होगा, 7 को तोड़ूंगा 6 और -1 होगा, और इधर 3 होगा. दोनों रूट पॉजिटिव होंगे. तो पहले का रूट क्या होगा? 6/3 और 1/3, यानी कि 2 और 1/3. दूसरे का क्या होगा? दोनों में, इसमें ही दोनों रूट पॉजिटिव होंगे. तो 4 7 28, यानी कि इधर होगा 7, इधर 4 से डिवाइड हो रहे 7 एंड 4 होगा. अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ. 4y² - 11y + 7 कर रहा हूँ. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7y एंड 4y. हमें पता है कि दोनों पॉजिटिव होंगे, तो हमें ये सब भूल जाना है, ये भूल जाना है, ये भूल जाना है और ये भूल जाना है. तो 7 क्या बचा आपका? 4 और 7 और 4. तो पहला रूट क्या होगा? वो पहला रूट होगा 7/4 और दूसरा रूट होगा 4/4. तो 7/4 कितना हो गया? 7/4 हो गया 1.75 और ये हो गया 1. अब देखो ये दोनों से बड़ा है लेकिन ये दोनों से छोटा है, तो हम कह नहीं सकते. तो आंसर हो गया ई ऑप्शन. सीधी बात है. क्लियर और नॉट? ई ऑप्शन. अगला सवाल देखते हैं. अब इनमें सारे के सारे प्लस है, यानी कि दोनों रूट इसका नेगेटिव होगा. पहला रूट भी नेगेटिव, पहले के दोनों रूट नेगेटिव, दूसरे के दोनों रूट नेगेटिव. तो 5x² को 5 लिख दो. 18 और 13 5 होता है, यानी कि इसको 13 और 5 लिख सकते हो. तो पहला रूट क्या होगा? -13/5 एंड -5/5, यानी कि -2.6 और -1 होगा. जल्दी बात, एकदम फटाक से कर रहे हैं. 27 यानी कि 9 3 27 होता है. तो और ये 1 है, इधर 1 है, तो इधर 9 और 3 बनता है. तो पहला रूट क्या होगा? 9/1 नेगेटिव साइन एंड दूसरा होगा 3/1, यानी कि इसमें होगा -9 और -3. अब ये जो है वो इन दोनों से बड़ा है, ये भी इन दोनों से बड़ा है, यानी कि x जो होगा y से बड़ा, यानी कि ऑप्शन ए होगा. क्लियर? तीसरा सवाल. x - 17 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू जो होगी पहले में 17 होगी, और y² 289 है. तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू या तो 17 होगी या -17 होगी. तो x जो है वो y से या तो बड़ा है या बराबर है. तो विच मीन्स दिस इज द आंसर.
कितना टाइम लगा? मेरे हिसाब से जब आप न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन चुने, अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के सवाल हैं आए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको वो करना चाहिए। ये 5 सवाल करके आपकी कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाएगी। और ये 5 सवाल करने में आपको 5 कहूँ 1 से 1.5 मिनट भी नहीं लगेगा। 1 मिनट के अंदर ये पाँचों के पाँचों सवाल हो जाएंगे। क्लियर? अगर आपको सिर्फ नेचर पता है रूट्स का तो आप आराम से कर लोगे। 1 से सवा मिनट में आप पाँचों के पाँचों सवाल कर लोगे। ओके, सिंप्लीफिकेशन में चलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखूं, 27 इंटू 3 कितना होता है? 81। 81 इंटू 1900, तो 100/27 अगर परसेंट है तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/27 होगा, क्योंकि परसेंट को फ्रैक्शन में करने के लिए 1/100 से डिवाइड होती है, यानी कि 1/27 होगा। तो सवाल आपका क्या होगा? 1/27 इंटू 1350 प्लस 25 1/4% है, तो 25% ऑफ 256 प्लस 1/4% ऑफ 256, तो यानी ये तो 50 हो गया। ये इसका 1/4 यानी कि 64 हो गया। और ये भी इसका 1/4 है 64, लेकिन 1/4% है, यानी 64 को फर्दर 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, यानी कि 0.64 हो गया। सो 50, 64 एंड 0.64 यानी कि 114.64 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बहुत तेजी में हम कर रहे हैं क्वेश्चन, ओके, लेकिन तरीके से कर रहे हैं हम। हमें सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1/4 256 का, और ये 1/4% है, यानी 1/4 से डिवाइड किया और फिर फर्दर 100 से डिवाइड दे दिया। क्लियर? आंसर हो गया 114.64। अगला सवाल 33 1/3%। अब ये सिंप्लीफिकेशन, ये हम कह सकते हैं, इसको हम अप्रोक्सीमेशन का सवाल हम कह सकते हैं। तो लगभग वाली बात है, लगभग कितना होगा? तो अगर मैं लगभग में करूं तो ये टर्म है, और ये इसको मैं 1/3 कह सकता हूँ। 33 1/3, ये लगभग 1/3 है। अच्छा, इसको मैं 18 कह सकता हूँ, इसको 45 कह सकता हूँ। ये √400 है, ये 25 का स्क्वायर है, और ये 30 है। हो गया। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया? ये है आपका 625 और प्लस 30 यानी कि 655 प्लस ये 200 675, और ये 45 इंटू 9 यानी कि 405 और 2 से मल्टीप्लाई करो 810। ये भी इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 810, यानी कि 1485 है। ये टोटल आंसर का 1/3 है। 1/3 अगर 1485 के बराबर है तो कुल कितना होगा? 1485 यानी कि 1500 अगर होता तो 4500 होता। तो आंसर जो होगा वो 4500 से हल्का कम होगा, तो एक ही ऑप्शन है 4450 का आंसर होगा। 1485 को आप मान लो 1500, तो 1500 है 1/3, तो पूरा 4500 होगा, लेकिन 1500 तो है नहीं ना, 1500 से कम है, तो आंसर भी 4500 से तो कम ही होगा। सो 4450 होगा। क्लियर? इस सवाल में देखते हैं हम लोग व्हाट इज आंसर। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है, इसको हमें ध्यान से करना होगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो हम अगर करते हैं 3.6 को 0.1 से डिवाइड दिया, यानी कि सबको 6 में ले आओ आप। 3.6 को 0.1 से डिवाइड यानी कि 36 का क्यूब हो गया। 36 का क्यूब कितना होता है? 6 स्क्वायर यानी कि 6 की पावर 5 हो गया, डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर 6 की पावर 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 12.96 यानी कि 1296/10 100, यानी कि 6 की पावर 4/10 स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि 6 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4। तो डिवाइडेड है यानी कि इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 8 होगा। फिर इंटू में चलते हैं 2.16 कितना होता है? 216/100, यानी कि 6 की पावर क्यूब बाई 10 स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होगा? 6 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4। ओके, डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर यानी इंटू 1/6 स्क्वायर। ये हमारा हो गया।
तो 6 की पावर 6, 6 की पावर 6, 6 की पावर 2, ये तो कट गया है, तो 6 12 है और ये 8 10 है, यानी कि हम कह सकते हैं तो ये ऊपर में हो गया 12 और नीचे में हो गया 10, यानी कि 6 की पावर 2 है नेट पावर। सो 3 प्लस एक्स जो है वो 2 के बराबर है, तो x प्लस 3 अगर 2 के बराबर है तो x कितनी होगी, -1 के बराबर आंसर होगी, यानी कि आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्लियर हो नॉट? ये था हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी का सवाल। अब हम यहाँ पे लर्निंग क्या लेंगे जब हम सवाल कर रहे हैं, हमें देखना है कि मैं क्या टेक्निक अपना रहा हूँ, कितनी जल्दी करने के लिए मैं क्या क्या अंदाज़ा लगा रहा हूँ। होपफुली आपने ये चीज़ फॉलो की होगी जब मैंने ये पेपर पूरा सॉल्व किया है। तो यही चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको जब मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के कुछ और पेपर्स करूँगा या रीजनिंग एबिलिटी के भी क्वेश्चन करूँगा, राइट। वो हम कैसे कैसे करके टाइम हम बचा सकते हैं ये हम देखेंगे। सो आशा है आपको समझ में आई होगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक्स दिया हुआ है जहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने यूट्यूब चैनल के अलावा और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मैं ये लेक्चर अपलोड हो रही है। सो आप उन चैनल्स को अच्छी तरह से देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे पिछले वाले लेक्चर्स की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन दी हुई है, प्लीज़ गो थ्रू दैट। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ RRB के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।